हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रवीण एमडी मेडिसिन। आज एक इंटरनेशनल नर्सिंग डे के उपलक्ष्य में एक छोटी सी वीडियो नर्सिंग केयर के लिए, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी का एक इंटीग्रल पार्ट है, एक अहम हिस्सा है, हमारी हेल्थ केयर का भी हिस्सा है, हमारी सोसाइटी का भी हिस्सा है। इनका योगदान पहले भी हमारे समाज के लिए अच्छा रहा है और आगे भी अच्छा रहेगा। तो नर्सिंग केयर का जो वर्ड है, इसका मतलब ड्राइव हुआ कहाँ से है? ये नर्सिंग जो केयर है, नर्स नाम की चीज़ है, जो वर्ड है जो लेटिन से ड्राइव हुआ है। लेटिन और इंग्लिश दो वर्ड से हुआ है। नरिश टू केयर, केयर मीने ख्याल रखना। 12 मई 1820 को जन्मी एक ब्रिटिश लेडी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इस लेडी ने 1853 में एक क्रिमियन वार हुआ था रशिया और फ्रांस आदि ऑटोमैन के बीच। तो उस टाइम उसने 38 की टीम के साथ 38 नर्सिस की टीम को लीड किया था इसने, और जो सैनिक घायल हो गए थे उनकी हेल्प करी थी, उनको बचाया था। ये रात को लैंप लेके उनको रात भर उनकी केयर करती थी, इसलिए इसका नाम लेडी ऑफ द लैंप, लेडी ऑफ द नाइट लैंप्स। तो इस लेडी की वजह से ही एक सोसाइटी बनाई गई, जिसमें इसके बर्थडे के दिन 12 मई के दिन इंटरनेशनल नर्सिंग डे मनाया गया। तो इतना ये इसकी हिस्ट्री है नर्सिंग डे की। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा। तो मैं ये बताऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। जो पेशेंट होता है उसको हम सफरर कहते हैं, मतलब जो पीड़ित है। जो डॉक्टर होता है वो उसके जिम्मे दो काम होते हैं, केयर करना प्लस टीच करना पेशेंट को भी और उसके जानकारों को, और बीमारी के बारे में भी पढ़ना। अब इतना सारा काम डॉक्टरों के पास, पेशेंट इमरजेंसी में भी आता है, ओपीडी में भी रहता है और इंडोर में भी रहता है। इसका मतलब डॉक्टर को एक जगह नहीं आप रख सकते। तो फिर उसकी ने एक कैडर की खोज करी, जो कि वो पहले ही डिस्कवर हो चुका था, जिसका कैडर का नाम था नर्सिंग केयर। तो डॉक्टर ने नर्सिंग को पढ़ाया, उनको सिखाया, उनको वो सब गुण सिखाए ताकि वो बीमारी की जल्दी पहचान कर सकें। जो इंस्ट्रक्शन डॉक्टर देगा वो नर्सिंग वो सारे काम कर सके, पेशेंट की मॉनिटरिंग कर सके, केयर कर सके। तो इतना कुछ नर्सिंग के हिस्से आया। तो नर्सिंग केयर के हिस्से मैं बता दूं आपको, आपके तो संज्ञान में एक ही चीज़ होगी कि यहाँ पे नर्सिंग केयर मतलब इंजेक्शन लगाना। नर्सिंग केयर इंजेक्शन तो एक छोटा सा हिस्सा है उसके लिए। तो उसके पास काम करने को पूरी बॉडी केयर में देखिए आप, ओरल केयर भी आती है, आई केयर भी आती है, बोवल केयर भी है, ब्लैडर केयर भी है, बॉडी स्पंजिंग भी है, बैक केयर भी है। उसके बाद पूरी चार्टिंग करनी पड़ती है इस नर्सिंग को, वाइटल चार्टिंग करनी पड़ती है। इंजेक्शन के बारे में पूरा ज्ञान होता है नर्सिस को, वेंटिलेटर की सेटिंग के बारे में पूरा ध्यान होता है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो आईसीयू में, जो वार्ड में, छोटे छोटे बड़े से बड़े हर इंस्ट्रूमेंट के बारे में नर्सिस को ध्यान रहता है। तो इतना कुछ नर्सिस को ध्यान में रखना पड़ता है। हमें लगता है कि केवल इंजेक्शन लगाया और नर्सिंग का काम हो गया, नहीं। तो नर्सिंग के हिस्से क्या क्या काम आते हैं? इंजेक्शन तो एक छोटा सा पार्ट हुआ। मेन जो चार्ट रहता है वाइटल चार्टिंग। उसके बाद सारा रिकॉर्ड मेंटेन रखती हैं, पेशेंट का सारा डाटा रिकॉर्ड मेंटेन सारा रखती हैं, सारे इंजेक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन करती हैं, सारी मशीनों की देखभाल नर्सिंग करती हैं। तो अगर ये वाला कैडर हम खत्म कर दें तो पूरा हेल्थ केयर सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। डॉक्टर अकेला पेशेंट देखेगा या फिर इंजेक्शन लगाएगा या वाइटल चार्ट करेगा, ये काम करेगा तो फिर जो पेशेंट इमरजेंसी में आ रहे हैं उनको नहीं देख पाएगा, जो ओपीडी में आ रहे हैं उनको नहीं देख पाएगा, जो इंडोर है उनको नहीं देख पाएगा। इसलिए डॉक्टर का सपोर्टिंग हैंड बनके ये नर्सिस
जो नर्सिंग केयर डॉक्टर को, पूरे हॉस्पिटल को पूरा सपोर्ट करती हैं। मैं तो ये कहूँगा कि मैक्सिमम काम डॉक्टर का नर्सेज ही करती हैं, ताकि डॉक्टर अपना दिमाग लगा सके, डॉक्टर अपना ध्यान उस पर बीमारी पे फोकस कर सके। तो इसलिए हमें नर्सेज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो दिस इज रिस्पेक्टेबल कैडर, एक इनकी केयर के लिए जो कि केयर करती हैं। दूसरा, अक्सर जो नर्सेज होती हैं लेडीज होती हैं तो घर का काम भी करती हैं, लाइक लेडी डॉक्टर, और हॉस्पिटल काम भी करती हैं। तीसरा, आज इनकी डे ड्यूटी है, कभी इनको इमरजेंसी में नाइट में बुलाना पड़े तो मिनट में ये करने को तैयार हो जाती हैं। इनकी सैलरी बहुत कम होती है, लेकिन वो फिर भी सैलरी की परवाह किए बिना अपना सारा ध्यान पेशेंट की जो मानवता की सेवा है उस पर लगाती हैं। दैट्स वाई वी रिस्पेक्ट द नर्सेज। तो नर्सिंग केयर है हमारे समाज का एक इंटीग्रल हिस्सा है, हमारा एक अहम हिस्सा है, तो उसकी केयर बहुत ज़रूरी है। कुछ एक चीज़ें मैं नर्सेज के लिए कहना चाहूँगा। एक तो कभी खाली पेट ना आए, कुछ खा के आए, उसके बाद फुल वाटर लें, पानी पीते रहें और प्रॉपर स्लीप करें। जब भी टाइम मिले ड्यूटी के बाद 7 घंटे की नींद हमेशा पूरी करें, क्योंकि इनकी ड्यूटी हर बार चेंज रहती है, 7-7 दिन के इंटरवल में, तो डिस्टर्ब रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो जितना हो सके हेल्दी डाइट, सैर करें मॉर्निंग इवनिंग में जब भी मौका मिले। और काम तो 7 दिन करती रहती हैं, लेकिन ये प्रॉपर खा नहीं पाती, कभी खाना छूट जाता है इनका बीच में, कभी नींद छूट जाती है, कभी पानी प्रॉपर नहीं पी पाती। तो मैं ये कहूँगा कि अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि आप लोग सही रहेंगे तभी हमारा हॉस्पिटल ढंग से चल पाएगा और हमारी समाज को हेल्प मिल पाएगी। तो कुछ एक चीज़ें मैं नर्सिंग के लिए अपडेट रहने के लिए, क्योंकि नर्सिस के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो समय समय पे अपडेट रहे, नॉलेज लेते रहे। तो कुछ एक चीज़ें मैं बताना चाहूँगा, हालांकि सब आता है इनको, जस्ट एक रिवीजन, क्योंकि यार नर्सिंग डे है तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी जिनको थोड़ा बहुत नहीं पता। पहला है बीपी। बीपी के 2 पार्ट होते हैं, नर्सिंग को सब पता होता है, एसबीपी, डीबीपी एंड मीन आर्टेरियल प्रेशर। जो एसबीपी है वो 90 to 140 लेते हैं mm ऑफ मर्करी। डीबीपी है 60 से 90 लेते हैं। मीन हर एक बीमारी का अलग रहता है, लेकिन क्रिटिकल केयर पेशेंट में 65 का रखते हैं, किसी किसी सीवियर के पेशेंट में 80 to 90 भी रखते हैं। तो हर एक बीमारी का अलग अलग होता है मीन। तो डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको कितना मीन रखना है, आपको कितना एसबीपी रखना है, कितना डीबीपी कम हो तो आपको क्या स्टार्ट करना है। ठीक है, जैसे जैसे बीपी लोअर की तरफ आएगा, 90 की तरफ, 60 की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो वो डॉक्टर को तुरंत बता देती हैं, या मीन गड़बड़ाएगा तो डॉक्टर को बता देती हैं, ताकि डॉक्टर टाइमली एक्शन ले सके। क्योंकि अर्ली अगर एक्शन ले लेंगी तो पेशेंट को जो आगे इवेंट होने वाले हैं वो रुक जाएंगे। दूसरा जो एक मेन वाइटल है पल्स रेट, 60 से 100 का रखते हैं पर मिनट। उनको पता रहता है कि 60 की तरफ जा रही है पल्स रेट, जहाँ 95 क्रॉस कर रही है, 90 अप्रोच कर रही है 100 को, तो दे गेट अलर्टेड एंड इन्फॉर्म द डॉक्टर। उसके बाद है रेस्पिरेटरी रेट, जो कि हम भूल जाते हैं, 12 से 18 के बीच में रखते हैं हम यूजली। जैसे ही 20 प्लस हुआ या 18 प्लस हुआ तो तुरंत डॉक्टर को बता देती हैं, ताकि डॉक्टर टाइमली उसका समाधान ढूंढ ले। ऐसे ही SpO2 की मोर देन 95, लेकिन जैसे ही 94 से कम आती है या 92 से और कम आती है, तो जैसे जैसे 95 से कम जाती है तो यही स्टाफ जो वहीं पर बैठा होगा, डॉक्टर तो अपनी ऊपर ही बैठा होगा, ये नर्स ही होंगी जो बताएंगे सर कि ऐसा 92 कम हो रही है, पल्स रेट बढ़ रही है, SpO2 बढ़ रही है, बीपी घट रहा है कि बीपी बढ़ रहा है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन जो नर्सेज ही दे पाएंगी। उसके बाद है टेम्परेचर, जैसे ही 99 या 100 की क्रॉस किया तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जो इसके अलावा जो मेन वाइटल्स हैं जो तो अपन रोज चेक करती हैं, चाहे पेशेंट वार्ड में हो, चाहे ICU में हो, या CC में हो, या HDU में हो। उसके बाद है GCS का पता रहता है नर्सिंग केयर को, ICU स्टाफ को स्पेशली, कि GCS भी गणना, GCS का कितनी वैल्यू है, आउटपुट, यूरिन आउटपुट। उनको पता है कि जैसे ही 60 किलो के बंदे में 30 ml से पर घंटा कम हुआ, लगातार 2 बार या 3 बार कम हुआ, तुरंत डॉक्टर को बता के वो जस्ट इन्फॉर्म करते सर इस घंटे पेशाब कम आया है, आप एक्शन लीजिए। फिर स्टूल पास, ये इतना कुछ सिस्टर हर घंटे मेंटेन करती है ICU की, वार्ड की 2 से 3 घंटे बाद। लेकिन ICU की नर्सिंग केयर
इतना कुछ मेंटेन रखती हैं। उसके अलावा टाइमली इंजेक्शन देना, व्हील ऑफ सर्कल होता है, पोजिशनिंग करवाना पेशेंट की, कभी लेफ्ट राइट लेफ्ट, कभी मतलब पूरा सर्कल है, 3 डिग्री सर्कल है, तो उस सर्कल पे पेशेंट की पोजिशनिंग होती है ताकि पेशेंट के बेड सोर ना बने। फिर ये भी ध्यान रखना कि पेशेंट स्ट्रोक का है या कार्डियक का है, उस पर क्या ध्यान रखना है। तो और दूसरा वेंटिलेटर चल रहा है तो उसमें पूरे डाटा मेंटेन रखती है। इसके अलावा ये तो मॉनिटरिंग तो करती है, उसके अलावा सारे इक्विपमेंट का रिकॉर्ड, डेली का उनकी देख रेख, कहाँ भी चल रहे हैं नहीं चल रहे, सारी ड्रग्स का रिकॉर्ड्स, सारी इमरजेंसी ड्रग का सारी एंटीबायोटिक का रिकॉर्ड्स। उसके बाद इतना कुछ करने के बाद सारी बॉडी केयर, मतलब इतना कुछ करने के लिए, इसलिए हम जो पर पेशेंट हैं, जो पर नर्स है, हम 2 से 3 पेशेंट रखते हैं आईसीयू में। आइडली तो 1 पेशेंट 1 नर्स होना चाहिए, लेकिन हमारे इंडिया में नर्सिंग का अभाव के चक्कर में हम 2 या 3 पेशेंट देते हैं एक नर्स को। वार्ड में एक नर्स 6 से 10 पेशेंट संभाल सकती है अगर अच्छी स्टाफ है तो। बाकी तो क्राइटेरिया तो अलग हैं, हम उस हिसाब से फॉलो करते हैं सारी गाइडलाइंस। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूँगा नर्सिस के लिए, अपनी सेहत का ध्यान रखें, जब भी ड्यूटी करें वैसे कि आप करते ही हैं पूरे दिल से करें, और हमेशा अपडेट रहें नया क्या चल रहा है, ताकि तुम्हारी हेल्प से समाज का भला हो सके और डॉक्टर जो तुम पे डिपेंडेंट हैं वो बीमारी का सही निदान कर सके। धन्यवाद। हैप्पी नर्सिंग डे।